रेत को मुट्ठी में जितना दबाओगे रेत उतना ही फिसलेगा। ये जानते हुए भी यदि कोई व्यक्ति रेत को मुट्ठी में दबाने की कोशिश करता है तो मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा बड़ा बेवकूफ कोई और है। चलिए मुद्दे पर आते हैं। मेरी बातों का विपक्षी एकता से कोई लेना देना नहीं है। खैर, विपक्षी एकता मोदी को हराने के लिए बन गई है। आने वाले दिनों में विपक्षी एकता कितना कारगर साबित होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी जो चीजें निकल कर सामने आ रही हैं वो विपक्षी एकता को तगड़ा झटका देने वाला है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरा राम सलाम स्वीकार कीजिए। मैं संजीव कुमार, आप देख रहे हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द वॉइस ऑफ पब्लिक वन। यदि हमें सुनना आपको पसंद है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके औरों तक जरूर पहुंचाइएगा। आज महाराष्ट्र की राजधानी में भूचाल आ गया और इस भूचाल से विपक्षी एकता को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि महाराष्ट्र के पुणे शहर में लोकमान्य तिलक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा एक आयोजन किया जाता है और इस आयोजन के जो कर्ता धर्ता है वो महाराष्ट्र के कांग्रेस महासचिव हुई हैं, जिनका नाम है रोहित तिलक। और इस आयोजन में आमंत्रित किया जाता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हें पुरस्कृत करने के लिए। और जानते हैं दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी दिलचस्प बात क्या है कि जो नरेंद्र मोदी को जो पुरस्कृत किया गया वो विपक्ष के नेता शरद पवार के हाथों किया गया। अब जब विपक्षी एकता को कारगर बनाने वाले प्रमुख नेता ही जब मोदी के साथ मंच साझा करेंगे और केवल मंच साझा ही नहीं करेंगे, अपने हाथों से उन्हें पुरस्कृत करेंगे और उसी मंच पर नरेंद्र मोदी का तारीफ करेंगे, तो फिर राजनीति में भूचाल आना तो तय है। और यही आज हुआ। तब से ही राजनीति पर विशेष नजर रखने वाले पत्रकार और राजनीतिक एनालिसिस करने वाले लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब शरद पवार इस मंच को साझा करने वाले थे उससे पहले ही इसका काफी विरोध हुआ और विरोध करने वाले में से सबसे बड़ा नाम उद्धव ठाकरे का था। साथ ही कई ऐसे कांग्रेस के नेता भी थे जिन्हें शरद पवार को मंच साझा करने पर अपना ऐतराज जताया था। इसके बावजूद शरद पवार सभी नेताओं की बातों को दरकिनार करते हुए उस आयोजन में शिरकत करते हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने हाथों से पुरस्कृत करते हैं और उस मंच पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी का तारीफों में पुल भी बांधते हैं। दोस्तों, आज जो शरद पवार ने किया उसके बाद कई तरह के सवाल छिड़ गए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर शरद पवार जब विपक्ष के नेताओं के द्वारा नाराजगी जाहिर की गई थी उसके बावजूद भी उन लोगों की बातों को दरकिनार करते हुए उस मंच पर शिरकत क्यों किया? आखिर इससे शरद पवार को क्या फायदा होने वाला है और शरद पवार खुद विपक्ष के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? इसके बाद यह भी संशय बना हुआ है कि आने वाले दिनों में शरद पवार क्या विपक्षी एकता के साथ उस मुहिम के साथ जुड़े रहेंगे या तो फिर वो भी एनडीए का दामन थामकर भाजपा से हाथ मिला लेंगे। दोस्तों, इस घटना पर जो मेरी राय बनती है उससे साफ और स्पष्ट है कि जो विपक्षी एकता को कारगर बनाने वाले प्रमुख नेता में से एक थे शरद पवार। पटना में भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, साथ ही साथ बेंगलोर में भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वो तीसरी जो महाबैठक होने वाली थी वो महाराष्ट्र में भी होने वाली थी और इसकी अगुवाई खुद शरद पवार करने वाले थे। ऐसे में जब शरद पवार के द्वारा इस प्रकार की हरकत की जाती है और नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करते हैं तो फिर जो विपक्षी एकता की जो मुहिम चल रही है, लोग विपक्ष के नेताओं के द्वारा इसके तारीफ में जो पुल बांधे जा रहे हैं, इस पर एक तगड़ा झटका लगा है। यदि मेरी माने तो फिर नीतीश कुमार खामा-खा बदनाम है कि वो पलटू चाचा हैं। यदि इतिहास उठा के देखा जाए तो शरद पवार भी नीतीश कुमार से कम नहीं है। वो अपने राजनीतिक स्वार्थ में कुछ भी कर सकते हैं। इसके एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। यदि अभी आप शरद पवार की उम्र देखें तो उनकी उम्र राजनीति से रिटायर होने वाली हो चुकी है और ऐसे में एनसीपी पार्टी टूट गई है और एक बात शरद पवार भी बखूबी जानते हैं कि अब वो चाहकर भी खुद से फिर दोबारा से जिस प्रकार की एनसीपी पार्टी जितनी मजबूत स्थिति में थी दोबारा से एनसीपी पार्टी को खड़ा नहीं कर सकते हैं। अब शायद शरद पवार को भी अंदर मन से यही लगने लगा है कि यदि विपक्ष के साथ रहे तो उनका ही घाटा है, क्योंकि आधी एनसीपी तो उनके भतीजे अजित पवार के साथ टूटकर एनडीए में शामिल हो गई है और यदि शरद पवार भी एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो इसके एक नहीं बल्कि कई फायदे हैं। पहला तो एनसीपी पार्टी जो टूट गई है वो टूटने से बच जाएगी और दूसरा फायदा ये है कि यदि वो एनडीए में शामिल हो जाते हैं
तो फिर एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना, भाजपा और एनसीपी तीनों मिलकर 48 में 48 लोकसभा सीटें महाराष्ट्र में जीतने का प्रयास करेंगी। और ऐसे में वर्तमान में जो लोकसभा सदस्य अभी एनसीपी के पास हैं, ये उम्मीद किया जा सकता है कि 2024 के चुनाव में एनसीपी का सांसदों की संख्या बढ़ सकती है यदि वो भाजपा के साथ हाथ मिला लेते हैं, तब की स्थिति मैं बता रहा हूं। तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि जो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले हैं, उनकी भविष्य की चिंता भी शरद पवार को है। वो जानते हैं कि यदि वो एनडीए के साथ हाथ मिला लेते हैं तो फिर उनकी बेटी का फ्यूचर ब्राइट है, अन्यथा यदि वो विपक्ष के साथ रहते हैं तो फिर वो अपनी बेटी को सेट कर पाएंगे भी राजनीति में या नहीं कर पाएंगे, ये भी कहना मुश्किल है। उनकी बेटी को जिता पाएंगे या नहीं जिता पाएंगे, इस पर भी सवाल उठ रहा है। और इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए और आज जब शरद पवार नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करते हैं, विपक्ष के नेताओं की नाराजगी जाहिर करने के बावजूद भी, उन नेताओं की बातों को दरकिनार करने के बाद, तो ऐसे में सवाल तो उठने लगा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में शरद पवार और उनकी पार्टी वो अपने भतीजे अजीत पवार के साथ मिलकर वो एनडीए में वो शामिल हो जाए और अपनी पार्टी को टूटने से बचा ले और साथ ही साथ अपनी बेटी सुप्रिया सुले का भी राजनीतिक भविष्य सेट कर ले। और यदि भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो आप यकीन मानिए कि सबसे बड़ा झटका राहुल गांधी को लगेगा। तो राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री बनने का जो सपना देख रहे 2024 में, वो सपना समझिए कि अधूरा रह जाएगा। अधूरा रहने का भी एक कारण है, 48 सीटें महाराष्ट्र में है और 48 सीटें कम नहीं होती है लोकसभा चुनाव में। और यदि शरद पवार आ जाते हैं एनडीए के पक्ष में तो फिर इतना जान लीजिए कि विपक्ष का महाराष्ट्र सुपड़ा साफ हो जाएगा। इस बात को लेकर ही राहुल गांधी समेत पूरे कांग्रेस पार्टी अंदर से चिंतित है, लेकिन कांग्रेस अभी इस स्थिति में है कि कुछ बोल भी नहीं सकती है, क्योंकि कांग्रेस अभी कुछ बोलती है तो सवाल भी कांग्रेस के ऊपर ही उठेगा। इसका प्रमुख कारण है इस आयोजन के आयोजककर्ता जो थे वो कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के महासचिव थे, जिनका नाम रोहित तिलक है, जो लोकमान्य तिलक जी के परपोते हैं और अभी वर्तमान में वो महाराष्ट्र के कांग्रेस के महासचिव भी हैं। और वही जब आयोजक करता है और नरेंद्र मोदी का बुलाने का फैसला भी जब उन्हीं का है, तो ऐसे में सवाल यदि कांग्रेस उठाती है तो उठाएगी भी किस पर। इसलिए ही दोस्तों अभी कांग्रेस कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है और केवल कांग्रेस खड़ा होकर केवल तमाशा ही देख रही है, क्योंकि वो जानती है कि वो जो भी चीजें घट रही है उस पर कांग्रेस के नियंत्रण से बाहर की चीजें हैं। कांग्रेस उस पर देख कर भी, सुनकर, समझ कर भी कुछ कर नहीं सकती है। और ऐसे में कांग्रेस नेता जो रोहित तिलक है, जो लोकमान्य तिलक जी के परपोते हैं, उन पर भी सवाल उठने लगा है कि क्या रोहित तिलक जी अपना जो राजनीतिक भविष्य अब भाजपा में तलाश रहे हैं, क्या वो आने वाले वक्त में रोहित तिलक भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इस प्रकार के सवालों को भी जन्म दे गया आज का आयोजन। खैर, आप क्या राय रखते हैं, आप क्या विचार रखते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। आपका कमेंट का इंतजार है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। फिर से बोल रहा हूं, यदि चैनल अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और औरों तक पहुंचाइएगा। आज के लिए बस इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।